हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। ये टॉपिक आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं इससे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज़ और लास्ट तक जरूर देखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की स्थिति यानी लोकेशन ऑफ इंडिया के विषय में। देखिए, भारत की जो अवस्थिति है वो विषुवत रेखा के उत्तर में 8.4 से लेकर के 37.6 उत्तरी अक्षांश, इसी के साथ 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य में विस्तृत है ना। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में इसके हिंद महासागर है ना। देखिए, इस तरीके से कुछ इंडिया है ना। तो ध्यान रखिएगा कि इधर है अरब सागर, यहाँ नीचे है हिंद महासागर और यहाँ है बंगाल की खाड़ी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा क्षेत्रफल के विषय में बात कर लेते हैं, भारत के आकार के विषय में। देखिए, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। देखिए, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7वें स्थान पे भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पर यह देश है ना। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो लगभग 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर है ना। भारत के पश्चिम में 68.7 डिग्री देशांतर रेखा और पूर्व में 78.25 डिग्री देशांतर रेखा के मध्य तक 30 डिग्री देशांतर रेखाएं विस्तृत हैं, है ना। यानी भारत के पश्चिम से पूर्व के मध्य में कुल 30 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, विस्तृत हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी के पर कुल 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, यानी 1440 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखिएगा आप, है ना। अब देखिए, पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर पार कर लेती है ना। इसीलिए भारत के पश्चिमी छोर यानी कि 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूर्वी छोर यानी कि 97.25 पूर्वी देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। इसीलिए क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य जो समय है वो उसमें 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। विश्व में अधिक देशांतरी विस्तार वाले देशों के मध्य की जो देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मान लिया जाता है ना। अतः वहाँ जो समय होगा उसे ही पूरे देश का मानक समय स्वीकार कर लिया जाता है। भारत में इस समस्या का समाधान करने के लिए 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का समय मानक समय यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के निर्धारण हेतु मानक याम्योत्तर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार लिखिए कि 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा पर जो समय होगा वही पूरे देश का मानक समय होगा, वही पूरे देश का समय माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरती है ना। 0 डिग्री देशांतर रेखा से लेकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है। कौन सा जगह है ये है नैनी, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद शहर की नैनी स्थान जो है उसे ही भारत में मानक समय के रूप में स्वीकार किया गया है ना। उससे जो रेखा गुजरती है वही 82.5 डिग्री की जो अक्षांश देशांतरीय रेखा है वो भारत के नैनी से होकर के गुजरती है ना। चूँकि भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है, इसीलिए पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना, इसीलिए भारतीय मानक समय
ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अर्थात यदि भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे तो लंदन में दिन के समय का 12 बज रहा होगा, है ना। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश ही आ गया, उत्तर प्रदेश के नैनी से ही तो होकर के आ जाती है। दूसरा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के भारत की मानक भारत की मानक समय रेखा गुजरती है ना। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, जिसके कारण यह संपूर्ण देश को प्रायः 2 कटिबंधों और दक्षिण में 2 कटिबंधों में बांटती है। कौन कौन से है? दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय, उत्तर में उपोष्ण कटिबंध, है ना। इसे नोट रखिएगा। देखिए फिर से मैं बोल दे रही हूँ कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि कर्क रेखा, इससे आप समझें कि भारत में कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ये जो है भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, जिसके कारण यह संपूर्ण देश को 2 भागों में बांट देती है। एक तो हो गया 2 कटिबंध। कौन कौन से कटिबंध हैं? एक है दक्षिण वाला जो है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, और जो उत्तर वाला है उसे उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, है ना। पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर के गुजरती है ना। भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, नोट रखिएगा कि भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है, और न्यूनतम लंबाई जो है यानी सबसे कम लंबाई वो राजस्थान से होकर के गुजरती है। अपने नोट्स में इसको पूरा का पूरा उतार लीजिए जो मैं बता रही हूँ, इससे क्वेश्चन जो भी आएगा आपका इसी के अंदर ही आएगा, है ना। देखिए कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? जो पश्चिम से पूर्व के क्रम में है, आप पश्चिम से पूर्व के क्रम में है इस तरीके से लिख लीजिए। सबसे पहले पश्चिम में गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से मैं बोल दे रही हूँ कि कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो पश्चिम से पूर्व इस प्रकार से हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम, है ना। इसे ध्यान रखिएगा। देखिए भारत की उत्तर में नवीनतम वलित पर्वत है ना। भारत के उत्तर में नवीनतम वलित पर्वत है जिसको हिमालय कहा जाता है। भारत का बीच का जो भाग है वो चौड़ा है, जबकि दक्षिण में हिंद महासागर की ओर थोड़ा सकरा है वो, है ना। देखिए भारत के उत्तर, दक्षिण और फिर पूर्व पश्चिम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार आपको मैंने बता ही दिया कि 30 डिग्री में होता है, इसे याद रखिएगा। देखिए गुजरात पश्चिम में स्थित है, जो देशांतर रेखाएं उसमें सबसे पश्चिमी छोर है गुजरात, और सबसे पूर्वी छोर है अरुणाचल प्रदेश, इसे याद रखिएगा, है ना। 2 घंटे की देर से सूर्यास्त सूर्योदय होता है, लगभग 2.5 घंटे की। भारत और विश्व की बात कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आप ये समझिए कि भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी हिस्सा त्रिभुजाकार है, जो दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप के चारों ओर कुछ अन्य सकरी खाड़ियाँ हैं, क्रीक हैं और चैनल विद्यमान हैं, है ना। गुजरात के दक्षिण में स्थित सकरे समुद्र को खंभात की खाड़ी कहते हैं। गुजरात के पश्चिम में स्थित सकरे समुद्र को कक्ष की खाड़ी कहते हैं। आपको ध्यान होगा कि भारत में सर्वाधिक जो ज्वार भाटा आता है वो खंभात की खाड़ी में ही आता है, लेकिन वहीं कच्छ की जो खाड़ी है, क्योंकि गुजरात के में ही है ना, कुछ इस तरीके से गुजरात में ही यहाँ पे है कच्छ की खाड़ी, और फिर इस तरीके से यहाँ पे है खंभात की खाड़ी। ये जो कच्छ की खाड़ी का एरिया है ये दलदली क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पे जो है जो ज्वार भाटा आता है वो उतना जो है नहीं पावरफुल होता है जितना कि ये इस तरीके से खंभात की खाड़ी के हिस्से का पावरफुल होता है ना। समझ रहे हैं आप। देखिए भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित सकरे समुद्र को मन्नार की खाड़ी कहते हैं, है ना। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? भारत श्रीलंका के मध्य स्थित सकरे समुद्र को, ठीक है।
देखिए, दो द्वीपों के मध्य स्थित सकरे समुद्र को चैनल कहा जाता है। उनके बीच से जो पानी का जाता रहता है समुद्र का, उसे चैनल कहते हैं। ठीक है, भारत के आसपास स्थित चैनलों के नाम अक्षांशीय रेखाओं के नाम पर लिखे गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। इसके उत्तर में मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। इन तीनों चैनल के नाम और किसके मध्य कौन सा है उसे आप लिख लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है ना। देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। वहीं जो मुख्य भूमि की तट रेखा है उसकी लंबाई है 610 किलोमीटर। और द्वीपों समेत अगर द्वीपों की जो तट रेखाएं हैं उनकी लंबाइयों को भी ऐड कर दिया जाए तो कुल हो जाएंगी 7,516 किलोमीटर। भारतीय सीमा की पूरी लंबाई है 22,716 किलोमीटर, है ना। भारत के 9 राज्यों जिनमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान और गोवा शामिल हैं, और 5 केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, इनकी सीमाएं जो हैं, दीव की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगती हैं। ठीक है, 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जो है सीमाएं तटरेखा से लगती हैं। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की का दक्षिणी हिस्सा त्रिभुजाकार है, मैंने अभी आपको बताया। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, दो द्वीपों के मध्य अब देखिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात तथा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। क्रमशः सबसे पहले आता है गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य हैं ये। भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। प्रायद्वीपीय भारत के का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, किंतु भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। कहने का मतलब है, जो इस तरीके से है ना भारत, इस तरीके से भारत है, तो ये यहाँ पे जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, लेकिन यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है उसमें दक्षिणतम बिंदु जो कि और नीचे चला जाता है, वो जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसमें हम अंडमान निकोबार मुख्य स्थल में तो कन्याकुमारी हो गया, लेकिन जो हम अपने द्वीप समूह को भी ले लेते हैं भारत के, तो टोटल हो जाएगा सबसे नीचे जो की है ग्रेट निकोबार में दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, है ना। भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये बहुत कम लोग जानते हैं। भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु है जिसको भी बहुत कम लोग जानते हैं, गुहार मोता। गुहार मोता अलग अलग है, गुहार अलग, मोता अलग। ठीक है, गुहार मोता जो कि गुजरात में है, जबकि सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू में है। किबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ कि दक्षिणतम बिंदु वैसे तो जो मुख्य स्थल है उसका है कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है जिसमें हम जो कि है ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोता जो कि गुजरात में है, और सबसे पूर्वी बिंदु है किबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, भारतीय स्थलीय सीमाएं 7 देशों में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। ठीक है, कौन कौन से देश हैं? उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, और उत्तर पूर्व में भूटान। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, क्योंकि इनके साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम और मानव निर्मित है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमाएं हैं, पहाड़े हैं यहाँ पे, है ना। एक चीज़ आप
यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटी सी समुद्र रेखा है, समुद्र मार्ग है, जिसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है ना। इन्हीं के बीच में मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। ठीक है, सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत के जो संबंध है वो अच्छे हैं। अब इस समय चीज़ें चेंज हो रही है ना, पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, तो आप देख ही रहे हैं जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं। नेपाल के साथ कैसा रिलेशन है, चाइना का हाल क्या है आप जानते ही हैं, पाकिस्तान का क्या है ना। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, भारत के पड़ोसियों से उसका संबंध भी बदल रहा है, साथ ही भारत एक मजबूत देश के रूप में और अच्छे से उभर रहा है ना। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे स्वेज नहर की बात करेंगे थोड़ा सा हम। देखिए, सन 1869 ईस्वी में यातायात के लिए स्वेज नहर खोले जाने के कारण भारत और यूरोप के बीच लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो गई है। ये जो नहर है, इस नहर में यह नहर 165 मीटर लंबी है, 60 मीटर चौड़ी है और 16.5 मीटर गहरी है। ठीक है, इस नहर का निर्माण फ्रांस के इंजीनियर फेड्रिनेड के देखरेख में 1859 में शुरू हुआ था। यह जो नहर है ये लाल सागर को भूमध्य रेखा से जोड़ता है। याद रखिएगा कि लाल सागर को भूमध्य रेखा से जोड़ता है। ठीक है, वर्तमान में इस पर मिस्र देश का नियंत्रण। यहाँ पे नोट रखिएगा कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग करके एक नया केंद्र शासित राज्य लद्दाख बनाया गया है, जिसकी सीमा चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगी हुई है। भारत तथा पड़ोसी देशों के साथ सीमा रेखाओं की बात कर लेते हैं हम। तो देखिए, जो डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा है। आज़ादी से पूर्व जब देश का विभाजन नहीं हुआ था, तब अफगानिस्तान और भारत की जो सीमा रेखा थी, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते थे। मैकमोहन रेखा क्या है? चीन एवं अरुणाचल प्रदेश की जो के साथ जो सीमा बनती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, इसका निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन ने शिमला समझौते के दौरान किया था। एक चीज़ जो हमेशा लोग गलत करते हैं, हमेशा भूल जाते हैं, पूरे भारत और चीन के साथ लगने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा नहीं कहा जाता है। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की जो सीमा लगती है उसे ही मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और चीन की जो सीमा है वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती, लद्दाख के साथ भी लगती है ना। इसलिए कंफ्यूज मत होया कीजिए। देखिए, रेड क्लिफ लाइन की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की सीमा उत्तर दक्षिण की ओर है। इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा उत्तर दक्षिण की ओर है, इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन का निर्माण सर रेड क्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य किया था। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान कौन कौन से राज्यों से मिलता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ध्यान रखिएगा कि अब लद्दाख भी ऐड हो गया है। ठीक है, अलग अलग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग हो गया है। चीन, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार किन किन राज्यों से मिलता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, है ना। इसके सिवा देखिए, नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। भूटान कहाँ कहाँ? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारत के राज्य। सिक्किम किन किन राज्यों से घिरा हुआ है? नेपाल, चीन, भूटान से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल किन किन राज्यों से घिरा हुआ है? नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। लद्दाख किन किन देशों से घिरा हुआ है? चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान की सीमा मात्र जम्मू कश्मीर से मिलती है, और वो भी किस जम्मू कश्मीर से? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान की सीमा मात्र जम्मू कश्मीर जो कि
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसको स्पर्श करती है, जो कि अब भारत सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में केवल लद्दाख राज्य को स्पर्श करती है ना, जम्मू कश्मीर को नहीं। जो नए क्वेश्चंस बनेंगे उसमें आप लद्दाख आएगा तो लद्दाख लिखिएगा, ना कि जम्मू कश्मीर। अगर आप जम्मू कश्मीर कर देते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलता है तो वहाँ पे सीधे लद्दाख लगाना है, जम्मू कश्मीर अब नहीं लगाना है। पहले क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर था, अब वो एरिया जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, अब वो एरिया जम्मू कश्मीर में नहीं आता भारत के। इस समय जो हमारे पास जम्मू कश्मीर है उसमें नहीं आता, वो लद्दाख में आता है, ठीक है। वर्तमान में भारत के कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें पूर्व में 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है ना। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को दिल्ली के समान विधानसभा सहित केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं नया केंद्र शासित राज्य था लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था। ये जो केंद्र शासित, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए। इस प्रकार भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, भारत के राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य क्रमशः, इनको नोट कर लीजिए आप। एक है, सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश को लेकर के कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश ही लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तब उत्तर प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य का गठन से पूर्व आंध्र प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य था। अब क्या है, ये 5वें नंबर पे चला गया है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। सिक्किम, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप है। सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा बनाने वाला भारत का जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। यह भारत के 8 राज्यों के साथ और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। लिख लीजिए, उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश के साथ, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ यानी नई दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ जिला और सबसे छोटा जिला है पांडिचेरी का माहे जिला। भारत में लगभग 6,54,000 गांव हैं, विलेज, ओके। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको आप लिख लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंडीगढ़ न केवल केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। इसके सिवा नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। दादर नागर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित है। दादर नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की सीमा पर स्थित है। पांडिचेरी कुल 4 स्थानों पर अवस्थित है, जो कि 3 राज्यों में स्थित है। माहे, पांडिचेरी का माहे है केरल में। इसके सिवा कराईकल और पांडिचेरी है तमिलनाडु में। यनम है आंध्र प्रदेश में। भारत की मुख्य भूमि के अतिरिक्त 2 द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह हमारे देश का ही भाग है। कुछ और बेस्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर से एक रिवीजन ले लीजिए उनका, है ना। देखिए, 82.5 यामियोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रयागराज जिले के नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। 0 डिग्री यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय क्या है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उस पर देशांतर रेखा है उस पर ग्रीनविच औसत समय कितना है, GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है हमेशा, है ना। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। इसके अलावा दो अन्य प्रमुख शहर जैसे कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल समीप में स्थित है, समीप स्थित है। ठीक है, इसके सिवा ध्यान रखिएगा कि ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी को केप ऑफ कोमोरीन भी कहा जाता है। अगर केप ऑफ कोमोरीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बिल्कुल समझ जाइएगा कि ये कन्याकुमारी की बात कर रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत का पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका भारत से पाक जल डमरू मध्य द्वारा पृथक है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक ने 1955 से 63 इसी के मध्य इसका नामकरण किया था। ठीक है, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, चाहे ये वनडे एग्ज़ाम हो या आपका यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो अगर आप ज्योग्राफी को लेकर के थोड़े से भी सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, आपको बेसिक नॉलेज अच्छा हो जाए, आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, तो आप इसका नोट्स ज़रूर बनाइए। क्योंकि बिना नोट बनाए आप चाहे कितनी भी वीडियो देख लें, चाहे कितना भी पढ़ लें, ऑनलाइन आप नहीं पढ़ पाएंगे जब तक आप किसी चीज़ का नोट्स नहीं बनाएंगे। और मैंने पूरी कोशिश की है कि सिर्फ जो आपके एग्ज़ाम में आता है उतना ही आपको लिखाऊं, एक्स्ट्रा कोई भी कहानी किस्सा आपको ना लिखाऊं, कोई भी टाइम वेस्ट आपका ना हो। पहले वीडियो की स्टार्ट से वीडियो के लास्ट तक जितनी भी चीज़ें बताई गई आपको, वो सब नोट्स बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नोट्स ज़रूर बनाइए। और आपको वीडियो कैसी लगती है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो मुझसे छूट रही हो और आपको लगता हो कि आपको उसके बारे में जानना है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे या वीडियो कैसी लगती है, अगर आप नहीं बताएंगे ये सब, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। क्योंकि क्लास 6, 7, 8 ये तीनों का कंप्लीट हो गया, तीनों क्लास का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने सब कुछ नोट्स पर्सपेक्टिव से जो भी बन सकता था अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है। बट आप लोग नहीं बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कोई क्यूरी है कि नहीं। और अगर नहीं भी है तो भी आप अपने जो भी आपने पढ़ा है, आप एक्स्ट्रा कुछ जानते हैं, उससे डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है बाकी 6, 7, 8 क्लास की, तो प्लीज़ जाइए उन वीडियोज़ को देखिए। और भी चैप्टर की वीडियो आती रहेंगी। 9th की जो भी 6 चैप्टर हैं 9th में, अगले 5 दिन में, आज के बाद से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 10th क्लास का स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ये चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे, क्लासेस बढ़ती जाएंगी, थोड़ा टफ होते जाएगा, है ना। अगर आपके लिए बिल्कुल नया है तो प्लीज़ और प्लीज़ आप नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए। जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो आप प्लीज़ अब कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इमीडिएट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। आपको कहीं और ढूंढने की आंसर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।